हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है सो आज सोशल साइंस के 101 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम जो है सो 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहिएगा पूरे लास्ट तक, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। तो इनमें से कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा सही है। तो मुख्यतः पुरोहित ने जैन धर्म का समर्थन किया, क्या यह सही है। तो यह जो है सो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, यह भी सही नहीं है। अगला है महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये सही है। और अगला है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो अशोक के धम्म के विषय में कौन सा सही है। तो इसमें से किसी देवता की पूजा आवश्यक नहीं थी। इसमें जो है सो किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता भी नहीं थी, ये भी सही है। और है कि धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, ये भी सही है। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की थी, यह जो है सो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो ए, बी और सी किस में। तो ऑप्शन नंबर बी में ही है, ए, बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य समाज में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। इसमें से जो है सो मौर्य समाज में जो साम्राज्य में जो उत्तराधिकार हुए उनका कौन सा क्रम सही है, वो सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है सो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद आए बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद दशरथ मौर्य। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उत्तराधिकारी बने, और बिंदुसार के बाद अशोक, और फिर अशोक के बाद दशरथ मौर्य मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकार बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार मिलती है, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, चोल, चेर और पांड्य। जो है सो तीनों मुखिया जिसका जिक्र किया गया था वह इन्हीं के लिए किया गया था, चोल, चेर और पांड्य के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। सॉरी 106 आ गया। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105 कथन एवं कारण है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र किधर गया बे। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। अब इसका कारण क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसका कारण दिया हुआ है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन
पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर जो है सो कथन एवं कारण दोनों सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एवं कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। यह बिल्कुल सही बात है। सॉरी, यह जो है गलत है। अशोक के धम्म में देवताओं के पूजा और कर्मकांड शामिल नहीं थे, यह गलत है। और आर है कि अशोक ने धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत है एवं आर सही है। तो ए गलत है और आर सही कहीं कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में ए गलत है, लेकिन बी लिखा हुआ है, हालांकि आर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है सो किनके बीच चला था? तो यह फेमस है, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच चला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इन तीनों के बीच के युद्ध को जो है सो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो रेशम मार्ग पर कौन नियंत्रित रखते थे? तो रेशम मार्ग पर कुषाण वंश के शासक नियंत्रित रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि रेशम मार्ग पर कौन नियंत्रण रखते थे? तो कुषाण वंश के शासक नियंत्रण रखते थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो उनकी आयु 25 से 70 के बीच होनी चाहिए थी। तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था, वह कौन से राजा थे या वह कौन थे? तो दंती दुर्ग कौन थे? तो वह राष्ट्रकूट के प्रधान थे। दंती दुर्ग जैसे राष्ट्रकूट प्रधान थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो नगरम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश नाम से बुलाया जाता था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतना हद तक मांग थी कि उसे जो है सो काला सोना कहकर बुलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था? तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो है उत्तर भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो उत्तर भारत जो है सो कंबल के लिए, उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था मौर्य काल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग कहाँ पर है? तो कलिंग जो है सो
उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कलिंग कहाँ है, तो कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? अगला क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुप्त काल में जो है सो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो इनमें से जो है सो कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो यह जो है सो अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार यह जो है सो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन ए है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये गलत है। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित होते थे। ये भी गलत है। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। यह जो है सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो एलोरा की गुफाओं का जो भित्ति चित्र है उसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में जो दिखाया गया है वह किस काल का कृति है? तो वह जो है सो राष्ट्रकूट काल का कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह, सेम क्वेश्चन जो है सो रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया? तो मूवेंदार जो है सो चोल, चेर और पांड्य को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूवेंदार किन राजवंशों को कहा गया है? तो चोल, चेर और पांड्य राजवंशों को कहा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश करने वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो वह जो है मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग जैसे चेर राजवंश के लोगों ने किया था इसकी शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे और है कि प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था। तो इसमें से केवल 2 जो है सो सही है। तो केवल 2 किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग किया था? तो किस गुप्त वंश के शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने। तो इसका सही आंसर बी और डी, तो बी और डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने दोनों ने जो है सो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है चोलकालीन कांस्य से मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुकरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो इसमें सबसे पहले जो है मोम का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख जो है सो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल की है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस जो है सो रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो वैसे तो मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन एक बार और बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है वेल्लन वगाई देवदान पल्लीचंदम सालासोबा। सभी चार भूमि की श्रेणी है, चारों माप की इकाइयाँ हैं, सभी चार प्रकार के कण हैं और ऑप्शन डी है चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी चार भूमि की श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनमें सभी जो है सो भूमि की श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है? गुप्त काल में जो सो प्रथम कुलिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है मुख्य शिल्पकार। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम कुलिक का अर्थ मुख्य शिल्पकार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाया गया है? तो अशोक के अभिलेख जैसे ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में कंधार में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंधार में अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? कुषाण कहाँ से शासन करते थे? तो कुषाण जो है सो पेशावर और मथुरा से शासन करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण कहाँ से शासन करते थे? तो पेशावर और मथुरा से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। यह कथन एक है। और कथन दो है कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
यह दोनों कथन जो है सो सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है दोनों सही है, परंतु 2-1 के लिए कारण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन 2-1 का सही कारण भी है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी कथन और कारण का है। कथन एक है कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे, जो कि बिल्कुल सही है। और कथन 2 है कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया, ये भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, और कथन 1 जो है सो कथन 2 की व्याख्या करता है। कौन से ऑप्शन में है चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हम प्राचीन भारतीय काल को समझ सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया, क्या यह कथन सही है? तो जी यह कथन बिल्कुल सही है, और इसका कारण है कि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। जी दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो आर और ए दोनों सही है। तो और आर जो है सो अभी कथन का कारण बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त जैसो सिक्के पर वीणा बजाते हुए देखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर है वीणा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन, मिलान वाला। तो मिलान वाले क्वेश्चन को जो है हम सीधा आंसर इसका देख लेते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वे मलन वगाई, यह जो है सो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी, और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई थी, वो है शाला भोग। और देवदान जो है सो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है सो श्रीगुप्त हो जाएगा। श्रीगुप्त के बाद आए थे समुद्रगुप्त, तो उसके बाद आ जाएगा समुद्रगुप्त। 1 के बाद 4 आ जाएगा। तो 1 के बाद 4 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 1 के बाद 4 है, और उसके बाद 2 और 3, उसके बाद आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद स्कंदगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है
जौगर, मस्की, टोपरा और लंपक, इन सभी जगहों पर जो है सो अशोक के शिलालेख मिले हैं। जौगर, मस्की, टोपरा और लंपक, इन सभी को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए हमें अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य की बात हो रही है, तो इसमें जो है मौर्य साम्राज्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था, जो कि बिल्कुल गलत है। और कथन भी है कि अशोक का धम्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था, कथन भी सही है और कथन ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर कथन बी सही है, केवल डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल सही है। उसके बाद है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, भी अभी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह लोहे से बना हुआ है, किसके बारे में है? तो महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। तो महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ जो है सो उसके बारे में कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो यह लोहे का बना हुआ है, यह बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है, यह बिल्कुल गलत है। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था, यह भी गलत है। और इसका वजन 3 टन के बराबर, यह बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है। ए और डी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और डी सही है, जबकि बी और सी गलत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जो वो विदेशी तीर्थ यात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह कौन था? तो वह विदेशी तीर्थ यात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में अपना समय व्यतीत किया वह स्वान थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? तो इसमें से प्राथमिक स्रोत जो है सो अशोक के स्तंभ होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। ऑप्शन बी है कि अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा, यह बिल्कुल सही है। और ए और बी यह दोनों जो है सो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि सम्राटों को अधिक संसाधनों की ज़रूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी सेना चाहिए थी। तो बिल्कुल सही है। अगला है कि करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। यह भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, तो वह क्या है? तो वह जैसे मूवेंदार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यह क्लास आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है सो 150 नंबर क्वेश्चन के लिए चैप्टर चेंज हो गया है, तो छोड़ ही देते हैं, कल नए चैप्टर से शुरू करेंगे। आज भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस लगभग कर ही लिए हैं और अगले वीडियो में जो है सो 150 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।